हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको कवर करा रहा था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ का पार्ट नंबर 1। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट नंबर 2, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। और साथ ही आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस वीडियो के साथ हमारा बुक जो फर्स्ट है भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपके लिए फर्स्ट बुक से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आऊँगा, जो कि काफ़ी हेल्प करेगी आपको नोट्स बनाने में भी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस लेसन के पार्ट 2 को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में, तो देखिए ये वो टॉपिक्स है जो कि आपके रह चुके थे, इसलिए मैंने इन्हें सेपरेट तरीके से बनाए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन से है, लेकिन उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म के बारे में। सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी स्थिति होती है जो अपने समूह को तो श्रेष्ठ मानती है, लेकिन अन्य समूहों को निम्न, अवैध या फिर विरोधी समझती है। देखिए, सांप्रदायिकता का जो सीधा संबंध है वो धर्म से संबंधित होता है। इसमें कि व्यक्ति जो होते हैं अपने समुदाय के लोगों को, जैसे कोई एक उदाहरण की बात किया जाए, अपने समुदाय के धर्म को तो वह अच्छा मानता है, और जो अन्य धर्म से संबंधित रखता है वह उन्हें अवैध मानता है, निम्न मानता है या फिर विरोधी समझता है। तो ये क्या होती है, कम्युनलिज्म जैसी थिंकिंग होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये भारतीय इतिहास में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। देखिए, सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीति विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सांप्रदायिकता और कुछ नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो जनता में एक धर्म के धार्मिक विचारों का प्रचार करने का प्रयास करती है, और इसके अंतर्गत एक विशेष धर्म का और धर्मों की कीमत पर अलग ही रवैया होता है। तो आप समझ सकते हो, मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर अपने धर्म को ऊंचा माना जाता है और अन्य धर्मों की रिस्पेक्ट करने की जगह उसे अवैध, विरोधी या फिर निम्न समझा जाता है। सांप्रदायिकता को मानने वालों का यह कहना है कि एक धर्म के सदस्य समूह के सदस्य होते हैं तथा अलग अलग धर्मों के सदस्य एक समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते। उनका मानना यही है कि अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है यानी कम्युनिटी है तो वही क्या करती है, समाज का निर्माण करती है, और जो अन्य हैं वह समाज का निर्माण नहीं कर सकते, जो कि एक गलत विचारधारा है। क्योंकि समाज व्यक्तियों से बनते हैं और व्यक्ति जो होते हैं हर कोई अपने अपने धर्म से, अपनी भाषा से और अपने पहनावे से संबंधित होते हैं। भारत में बहुत बार सांप्रदायिकता का तनाव भी देखने को मिला है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसमें बहुत बार लूटा जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, लोगों की जाने जाती है। अगर उदाहरण की बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 1984 में हुए सिखों के साथ दंगे, 2002 में मुसलमानों के साथ, और साथ ही ऐसे हजारों फसाद हुए जिनमें माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और आप अपने स्क्रीन पर ये डेटा भी देख सकते हैं कि जो भारत के इतिहास में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो लोगों की जान गई वह कौन किस धर्म से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो सांप्रदायिकता है वह क्या है, एक गलत विचारधारा है जो कि लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है। और ये शुरू होती है अफवाहों से, यानी कि गलत विचारधाराओं से, जो कि काफी तेजी से फैलती है। तो आप समझ सकते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। आगे हम पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यानी कि सेक्युलरिज्म के बारे में। आपने ये शब्द बहुत बार सुना भी होगा, क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूं तो वर्तमान समय में भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझा जाता है विश्व की नज़रों में, भारत के निवासियों की नज़र में, यानी एक सेकुलर कंट्री है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है ये ना पश्चिमी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ था, तो देखिए इनके अनुसार चर्च या फिर धर्मों को राज्य से अलग रखना, जाति धर्म का सत्ता से अलग रखना पश्चिमी देशों के लिए सामाजिक इतिहास की हैसियत को बताता है। कहने का मतलब यही है कि वह यह कहते थे कि जो सेकुलर जो शब्द है ये क्या है, वह धर्मों से क्या आएगा,
जुड़ा हुआ है, लेकिन वह राज्यों से अलग रहेगा। यानी कि हम बात करेंगे समाज के बारे में, सभी को लेकर समाज में रह रहे व्यक्तियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और इसी से प्रेरित होकर भारत के अंदर भी जो धर्मनिरपेक्ष बना वो काफ़ी तेजी से फैला। और संविधान में सन 1976 में धर्मनिरपेक्ष यानी कि दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो पंथ निरपेक्षा शब्द को जोड़ा गया था। आइए जानते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या परिभाषा है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, जहां सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता हो तथा सभी धर्मों का सम्मान किया जाता हो और लोगों को धर्म अपनाने की या फिर धर्म का पालन करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो। तो ये क्या कहलाता है? इंडिया के अंदर धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति अंदर विभिन्न धर्म ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हिंदू धर्म है वो मेजॉरिटी में, यानी उसकी जो जनसंख्या वो 80% से प्लस है। वहीं उसके बाद जैसे सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो अलग अलग धर्मों का बोलबाला ज़्यादा रहा है और इसी कारण यहाँ पे लोग अलग अलग वेशभूषा भी पहनते हैं, यानी कि कपड़ों का ढंग भी उनका अलग है, उनकी भाषा यानी उनकी बोलियां भी अलग देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी भारत क्या है, एकजुट होकर रहता है और अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखता है, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है सत्तावादी राज्य यानी कि अथॉरिटेरियन स्टेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति की चलती है जहां पर सभी अधिकार उसके अंडर में होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता का शासन होता है और जबकि सत्तावादी राज्य में क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है। तो इसमें लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं जाती और जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, यानी कि जवाबदेह नहीं होते। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, कानून के अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसे अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता को अक्सर सीमित या फिर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि यह अपनी खामियों को उजागर नहीं होने देते। आगे हम सत्तावादी राज्य से संबंधित एक भारत के संदर्भ में उदाहरण पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से आप सत्तावादी राज्य के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपातकाल 25 जून 1975। तो देखिए, ये जो आपातकाल था वो सत्तावादी राज्य को बढ़ावा देने वाला ही था। इसके अंदर जो भारत की प्रधानमंत्री उस समय की थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या कराया था कि 1975 में आपातकाल लगाया था और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह एक सत्तावादी राज्य घोषित कर दिया था और उन्होंने अपना पूरा अधिकार चलाया और ऐसे बहुत से काम किए। आइए जानते हैं वो कौन कौन से थे। तो पहला है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए, बिना मुकदमा चलाए जेलों में लोगों को डाल दिया गया, यानी मनमानी चलाई गई। जनसंचार के जो माध्यम थे और उनके ऊपर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि जो सरकार बताएगी वही उन्हें बताना पड़ेगा, वह सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। सबसे कुख्यात कार्यक्रम था नसबंदी अभियान चलाया गया और इसमें लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई और साथ ही संसद को निलंबित कर दिया गया, यानी कोई कानून भी नहीं बनेगा। और इसी के साथ जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जो उनके मौलिक अधिकार दिए गए थे संविधान में, वो भी पूरी तरीके से निलंबित कर दी गई। यहाँ तक कि लोगों के पास न्यायालय जाने तक की भी स्वतंत्रता नहीं थी, वो जहाँ पर है वहीं पे रहना उन्हीं के लिए सुरक्षित माना गया था। तो इसी कारण ये क्या था, सत्तावादी राज्य को बढ़ावा देने वाली बात थी, जहाँ पर इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से अपना कुशासन चलाया था। तो इसी का परिणाम उन्हें ज़्यादा देखने को भी मिला था। जब 1977 के प्रारंभ में चुनाव कराए गए थे तो लोगों ने बढ़ चढ़ के सत्ताधारी जो कांग्रेस दल थे उसके विरोध में वोट डाले थे और कांग्रेस पार्टी की उस समय बहुत बुरी हार हुई थी। और ऐसे पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। हालांकि 2 साल या 3 साल तक की वो सरकार चल पाई थी, 1977 से 1989 तक, और 1980 में दोबारा से चुनाव कराए गए क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर, उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, तो उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे करप्शन देखने को मिलते हैं। हर लोग जो था प्रधानमंत्री सीट के लिए लड़ रहा था, तो लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी। तो 1980 में फिर से मध्यवर्ती चुनाव कराए गए, यानी मिड टर्म इलेक्शन कराए गए, जिसके अंदर इंदिरा गांधी दोबारा से जीत कर आई। तो आप समझ सकते हैं कि आपातकाल ने सबको सबक तो सिखाया, लेकिन हालांकि इंदिरा गांधी के अंदर इतनी पावर थी, वह दोबारा से 1980 में सत्ता में आ गई। तो आप समझ सकते हैं सत्तावादी राज्यों की
बारे में, ये कितना हानिकारक होता है किसी भी देश के लिए। और आज के समय की बात की जाए तो चाइना ऐसे कुछ देश है जहाँ पे सत्तावादी राज्य चलते हैं, यानी कि वहाँ पे एक व्यक्ति की चलती है जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे हम पढ़ते हैं नागरिक समाज के बारे में, यानी कि सिविल सोसाइटी के बारे में। देखिए, नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो कि निजी परिवार के क्षेत्र से परे होते हैं, लेकिन वो राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन होता है। तो नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होता है, यानी जो अपने द्वारा बनाए गए होते हैं, और ये सक्रिय नागरिकों का क्षेत्र होता है। यहाँ मिलकर व्यक्ति सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि एनजीओ, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, श्रमिक संघ, ये क्या होते हैं, समाज के अंदर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो कि जनता को जागरूक कर सके और साथ ही समाज के अंदर एक व्यवस्था को कायम कर सके। तो इसी तरह नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे थे, तो वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनकी लिस्ट ये रही कुछ इस प्रकार। अब जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो काफी इजी सा है, बस इसके अंदर यही आपको जानना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। इसमें यह था कि भारत का कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस अधिकारी से आशा की जाती है कि वह उसे जल्द ही यानी कि 30 दिनों के अंदर ही उसका आंसर दे दे। तो आप सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आराम से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आज के समय भी। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 और फर्स्ट बुक इंडियन सोसाइटी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। जल्द ही मैं आपके लिए फर्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।